हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल, जो इनका सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है। और भूगोल में मैं आपको कुछ नया मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आया हूं, जो आपके पेपर की दृष्टि में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और सभी छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, जो पेपर में आपके लिए पेपर में बार बार प्रश्न पूछा गया है। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपको ये चीज़ें नहीं है कि आपको केवल सब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी नज़र आता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। अगर आप लोग चैनल में ज़रूर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा दोस्तों। मैं हर बार आपको मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व कराता हूँ और मॉडल पेपर में आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। इसमें आपका आता है BA सेकेंड सेमेस्टर भूगोल एंड ज्योग्राफी। प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी है, NAP का मतलब समझते ही आप। टाइम 2 घंटे का है और खंड A से आपको सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है वो 50 शब्दों में देना है। अब यहाँ पे पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया है संभववाद। संभववाद कैसे क्या मतलब है दोस्तों? संभववाद के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फेब्रे ने सन 1925 ईस्वी में किया है। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव के निवास के लिए तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। तो ये था संभववाद के बारे में। फिर आता है सेकंड नंबर, स्थानांतरण प्रवसन के प्रकार बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी बात प्रवसन के बारे में जानिए आप कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासी तथा स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरे भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिसमें रहने का स्थान तथा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। यानी इस प्रकार का प्रवसन अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का विकास निवास स्थान अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। स्थानांतरण को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर में तो आपका था स्थानीय स्थानांतरण, जो अंतर क्षेत्रीय अथवा गांव से नगर की ओर है। सेकंड नंबर है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को। तो ये आता है यानी कि स्थानांतरण प्रवसन के प्रकार। फिर आता है थर्ड नंबर, अल्प न्यून जनसंख्या क्या है। यानी अल्प न्यून जनसंख्या के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें आपका आता है अल्प न्यून जनसंख्या में कि जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, तो ऐसा देश अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाता है। यानी क्लार्क महोदय जी के शब्दों में कहा गया है कि अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव हो, या जहाँ के संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी व बेरोजगारी में वृद्धि न करते हुए और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखते हों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बस्तियों के प्रकार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मानव बस्तियों के प्रकार। अब इसमें आपका आता है मानव बस्तियों के प्रकार। मानव बस्तियां 4 प्रकार की होती हैं, यानी कि जिनको किसी बस्ती में मकानों या झोपड़ियों, यंत्रागार, स्नानागार तथा आर्थिक संबंधी अन्य भवन की आदि की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। बस्तियों के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। फर्स्ट नंबर में तो आता है एकाकी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ। सेकंड नंबर में सघन एवं गुच्छित बस्तियाँ। थर्ड नंबर आता है संयुक्त बस्तियाँ और फोर्थ नंबर आता है अवखंडित बस्तियाँ। तो ये मुख्य रूप से 4 बस्तियाँ, यानी कि मानव के जो बस्तियों के प्रकार है वो मुख्य रूप से 4 पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका मानव के बस्तियों के प्रकार। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम अधिष्ठान क्या है। अनुक्रम अधिष्ठान के बारे में लिखना है। इसमें यहाँ पे आपको इसमें लिखेंगे आप लोग कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवसाय का तबादला हुआ, यानी कि बदलता हुआ रूप अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो मानव द्वारा भूमि उपयोग या संसाधन उपयोग का बदलता हुआ उपक्रम ही अनुक्रम यानी अधिष्ठान कहलाता है। अनुक्रम अधिष्ठान की प्रमुख अवस्थाएं हैं। फर्स्ट नंबर तो आता है आखेट अवस्था, सेकंड नंबर पशुचारण अवस्था, थर्ड नंबर आता है कृषि अवस्था, फोर्थ नंबर आता है खनन अवस्था, 5 नंबर आता है निर्माण उद्योग तथा व्यापार की अवस्था। यानी कि उपयुक्त अर्थव्यवस्था से स्पष्ट होता है कि मानवीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अनुक्रम रहा, जिसके अनुसार विभिन्न अधिष्ठानों का विकास क्रमानुसार हुआ। तो यह था अनुक्रम अधिष्ठान के बारे में। अब आता है सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में बताइए। इसमें लिखेंगे कि मानव प्राकृतिक भूदृश्यों में
अपने कार्यकलापों और हस्तक्षेप में रूपांतरण करता है। मानव द्वारा निर्मित इन भूदृश्यों को मुख्य यानी कि सांस्कृतिक दृश्यभूमि या सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अतः सांस्कृतिक भूदृश्य से अभिप्राय मानव द्वारा निर्मित दृश्यभूमि से है। मानव ने अपने प्राकृतिक दृश्यभूमि का प्रयोग करके एवं उसमें रूपांतरण करके उस प्राकृतिक भूदृश्य पर अपनी कृतियाँ की छाप लगाकर उन्हें परिवर्तित कर मानव निर्मित भूदृश्य बना दिया है। यानी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी प्राकृतिक भूदृश्य पर मानव की उपस्थिति अथवा उसकी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की छाप लगने से सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया सांस्कृतिक भूदृश्य। उसके बाद में फिर आता है प्रजाति की परिभाषा। प्रजाति किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय और प्राणशास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। क्रोबर जी ने कहा है कि प्रजाति एक प्रामाणिक और प्राणशास्त्रीय अवधारणा। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण या वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रजाति की परिभाषा। उसके अंत में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कि 8th नंबर है कि आखेट के प्रमुख क्षेत्र। आखेट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। आखेट के प्रमुख क्षेत्र के बारे में इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि मानव को यह प्राचीनतम उद्यम है। यह उद्यम मरुस्थलों को छोड़कर यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी और निरंतर गर्म एवं तर रहने वाले निम्न अक्षांशीय वसुदेव रेखा क्षेत्रों में किया जाता है। फिर आता है मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं? इसमें लिखेंगे आप लोग उपागम के बारे में कि मानव भूगोल के अंतर्गत भूतल पर मानव वर्गों और उनके वातावरण के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का तथा मानवीय तथ्यों के आधार के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययनों के पक्ष हैं मानव भौगोलिक अध्ययन के मुख्यतः 4 उपागम है। कौन कौन से? पारिस्थितिकी उपागम है। सेकंड नंबर आता है क्षेत्रीय स्थानिक उपागम। 4th नंबर है व्यवहार परक उपागम। और फिर आता है 4th नंबर मानव कल्याण संबंधी उपागम। तो ये 4 मुख्य रूप से उपागम बताए हैं। फिर आता है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास क्या होता है दोस्तों? नगरीय अधिवास उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा यातायात एवं परिवहन साधनों आदि की समुचित विकास होती है। नगरीय अधिवासों में गाँव की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों की विशेषीकरण तथा उग्र सामाजिक विषमता देखने को मिलती हैं। जनसंख्या में निर्भरता अनुपात कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। तो ये होता है नगरीय अधिवास। तो खंड आ से ये सारे प्रश्न थे जो हमने आपको एक एक करके बता दिया दोस्तों। तो हम आप लोगों के बीच में इतना कुछ करते हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। और फटाफट एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए दोस्तों। खंड बा में आपका आता है केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है कि नागा के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था से एवं समाज का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपका आता है दोस्तों अधिवास यानी कि नागा के निवास क्षेत्र। भारत के आदिवासी जनजातियों में नागालैंड के निवासी अपनी विशेषताओं के कारण अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नागा का वास्तविक अर्थ होता है वस्त्रहीन अर्थात नंगा। नागा जनजाति के लोग बहुत ही कम वस्त्र धारण करते हैं। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। ये निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित हैं जैसे चांग, कूपी, सेना, आगामी, कोयन तथा अमोह आदि। इन वर्गों की अलग अलग पहचान होती है। फर्स्ट नंबर में आता है निवास क्षेत्र। नागाओं का प्रमुख निवास उत्तरी यानी कि निवास जो है वो उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित नागालैंड है और इस प्रजाति के लोग मणिपुर, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। नागालैंड की भूमि पर्वत श्रेणियाँ, घाटियों तथा सघन वनों के कारण बीहड़ क्षेत्र बन पाई है। दोई, इमान तथा दीखी इस क्षेत्र का प्रमुख नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर गिरती हैं। ये घाटियाँ तथा ऊंचे क्षेत्रों का तापमान लगभग समान रहता है और पर्वत चोटियों में शीतकाल पर बर्फ गिरती हैं और यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती हैं। फिर आता है आर्थिक व्यवस्था इनकी। नागा जनजाति के लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं।
दक्षिण क्षेत्र में निवास करने वाले नागा प्रजाति के लोग धान के अतिरिक्त आलू, मिर्च, दाल आदि फसलों के भी उत्पादन करते हैं, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्र के नागा जनजाति के लोग धान के साथ ही साग सब्जी तथा मक्का का भी फसल उगाते हैं। इसमें जंगल काट कर ये लोग उसे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं तथा कुछ समय तक कृषि करने के पश्चात उसे भूमि को छोड़ देते हैं तथा दूसरी भूमि पर कृषि करने लगते हैं। नागा प्रजाति के लोगों को खेतों की उर्वरता बनाए रखने के लिए ज्ञान नहीं है, इसलिए ये लोग एक खेत में 2-3 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं। फिर आता है इनका भोजन, यानी थर्ड नंबर भोजन। नागा जनजाति के लोग प्रमुख भोजन दाल, चावल, मांस, साग सब्जी होता है। इनके भोजन का प्रमुख अंग चावल है। नागा जनजाति के लोग मांस खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ये लोग शिकार से प्राप्त मांस का सेवन करते हैं, लेकिन जब शिकार का अभाव होता है तब ये लोग पालतू जानवरों जैसे मुर्गी, सूअर आदि के मांस का सेवन करते हैं। उसका अर्थ आता है वस्त्र। नागा जनजाति के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष कमरे के नीचे सूती कपड़े लपेटते हैं, कमरे के नीचे में। और फिर आता है इनकी स्त्रियां घाघरा चोली पहनती हैं। इनकी स्त्रियां चूड़ी तथा आभूषण भी धारण करती हैं। ये विभिन्न धातुओं तथा पत्थरों के आभूषण पहनती हैं। फिर आता है 5 नंबर आवास। इनके गांव ऊंचे स्थान पर बसे होते हैं। नागा जनजाति के लोग आवासों की दीवारें लकड़ी या बांस तथा छाजन फूस का बना होता है। लकड़ी के लट्ठों पर बने आवासों के निचले भाग में लोग पशु बांधते हैं तथा ऊपरी भाग में ये लोग विश्राम करते हैं और इनके विभिन्न में परस्पर झगड़ा होता रहता है। प्रायः एक समूह दूसरे समूह पर आक्रमण कर देते हैं। फिर आता है उपकरण एवं वस्त्र। नागा जनजाति के लोग अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए बहुत ही साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। दांव इनका प्रमुख उपकरण है जो लोहे के मूठ वाली हंसिए की भांति का बना होता है। इसका उपयोग ये लोग विभिन्न कार्यों में जैसे पेड़ काटना, घास काटना, मांस काटना आदि के प्रयोग करते हैं। इसी से नागा प्रजाति के लोग बीज बोने के लिए ज़मीन खोदने का प्रयोग करते हैं। तो ये था इनकी नागा के निवास क्षेत्र और उनके अर्थव्यवस्था समाज के बारे में। उसके बाद आता है थर्ड नंबर नागरीय अधिवासों की विशेषता बताइए। अब इसमें आप आता है कि धरातल पर मानव क्रियाओं द्वारा निर्मित एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन होता है जिसकी उत्पत्ति जल निकास की सुविधाएं एवं उपयुक्त धरातलीय आधार पर होती है। इसके आसपास के क्षेत्र आर्थिक साधनों में धनी होते हैं और इसके द्वारा ही उस क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा उसका राजनीतिक विकास होता है। इनका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं बहुधंधी होता है। सामान्यतः नगरीय क्षेत्र केंद्र होता है और नगर में भांति भांति की दुकानें, व्यापारिक प्रशासनिक दफ्तर, शिक्षण संस्थाएं, आमोद प्रमोद के साधन एवं चिकित्सालय, औद्योगिक बस्तियां, यातायात केंद्र आदि के प्रमुख सुविधा होती है। इनकी जनसंख्या सामान्यतः 50,000 से अधिक होती है। कस्बों और नगरों में कार्य स्वरूप की दृष्टि से बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। प्रायः कस्बे में ही कालांतर में जाकर नगरों को रूप धारण कर लेते हैं। यद्यपि जनसंख्या के आधार पर उनमें विशेष अंतर नहीं कहा जा सकता है, किंतु कार्य तथा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आवश्यक ही दोनों में अंतर होता है। उसके बाद फिर नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे कि नगरीय बस्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर आता है कि यह केवल कुछ बस्तियों की ही इकाई नहीं होती वरन इनमें कार्यों के आधार पर अनेक स्पष्ट भाग होते हैं, जैसे मध्यम वर्ग, श्रमिक तथा वाणिज्य व्यवसाय में लगे लोगों के निवास, क्रय, कारखानों, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र। फिर आता है मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा, न्यायालय, थाना, जेल, ये सारी राजनीतिक एवं न्यायिक सेवाएं। फिर आता है सेकंड नंबर, इनके मुख्य आधार गैर कृषि से संबंधित होता है। अधिकांश निवासी जैसे इनका आता है शिक्षण, चिकित्सा, न्याय, अधिकोषण, व्यापार, प्रशासनिक एवं परिवहन संबंधी सेवाओं में, फुटकर एवं थोक व्यापार में, हस्तकला आदि में लगे होते हैं। फिर आता है 4 नंबर कि नगरों में मकानों की बनावट सघन एवं एकत्रित होती है, अतः जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा अधिक होती हैं। मकान कई मंजिल के होते हैं। निवार की गहन चुंबी अट्टालिकाएँ सामान्यतः 80-90 मंजिल के जबकि 10 से 15 मंजिल की हैं। 4th नंबर आता है कि नगर परिवहन एवं संचार वाहन के साधनों से पूरी तरह सुसज्जित होते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार आदि
की अधिकता, मोटर कारों, स्कूटरों तथा अन्य वाहनों के कारण भीड़-भाड़, बस सेवा का होना तथा विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के निवास कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट विभाजन होना और अधिकांश परिवार के स्त्री पुरुषों दोनों का ही आर्थिक कार्यों में लगे रहना नगरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर आता है 4th नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों का वर्णन। इसमें लिखेंगे कि किसी अधिवास के प्राकृत अनेक घटकों द्वारा प्रभावित होता है, जिनमें कुछ भौगोलिक होते हैं जैसे उच्चावचन, नदियों और सड़कों की दृष्टि से स्थिति, कुछ ऐतिहासिक होते हैं जैसे आरंभिक में सुरक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति और उसके लिए किए गए प्रयास, और कुछ आर्थिक होते हैं जैसे गांव की प्रथम स्थापना के समय अपनाई गई कृषि यंत्र, कुछ प्राकृतिक तौर पर, कुछ आकस्मिक रूप से, तो कुछ योजनाओं के फलस्वरूप विशेष आकृति पर जाते हैं। यद्यपि सभी गाँवों में हम कम से कम अधिक संख्या में घरों के झुंड और अन्य भवन पाए जाते हैं, जो कभी एक दूसरे से सटे हुए तो कभी एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर भी गांव में एक अपना स्वरूप या प्रकार होता है। तो कुछ सड़कें के चौराहों पर चारों ओर फैले होते हैं, सामान्यतः गाँव के रूप में प्रतिरूप हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आता है रेखीय अथवा पंक्तिनुमा प्रतिरूप, सेकंड नंबर आता है बहुमुखी अथवा आर्य प्रतिरूप, फिर आता है थर्ड नंबर की तीरनुमा अथवा लंबाकार प्रतिरूप, फोर्थ नंबर आता है वृत्ताकार अथवा मकड़ी जाल प्रतिरूप, 5 नंबर आता है वृत्ताकार प्रतिरूप अर्ध, फिर आता है ताराकार प्रतिरूप, 7 नंबर आता है चौपट्टी या चौराहों पर बने गांव, फिर आता है पंखाकार प्रतिरूप, जूते की डोरी के आकार के गांव, फिर आता है 10 नंबर आयताकार या वर्गाकार के, फिर आता है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, उसका फिर आता है मधुमक्खी के छत्तों के आकार के गाँव। और अब अनेक देशों में नियोजित गांव भी पाए जाते हैं, जिन्हें आदर्श गांवों की संज्ञा दी जाती है। इसमें रूस में कोलखोजी, इजराइल के सामुदायिक गांव तथा पंजाब व उत्तरी राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में नहरी उपनिवेश। इन गांवों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सुनियोजित बस्तियां आयरलैंड, हॉलैंड तथा संयुक्त राज्य व लैटिन अमेरिका में भी पाई जाती हैं। तो ये होता है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप के बारे में। फिर आता है 5 नंबर प्रसंभाव्यवाद पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे प्रसंभाव्यवाद में कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव भूगोल की विचारधारा में अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगे हैं। मानव द्वारा तेजी से प्रकृति पर विजय का नारा बुलंद किया जाने लगा, और इसी प्रकार संदर्भ में नियतिवाद के पश्चात विकसित संभाव्यवाद तथा नियतिवाद को गौड़ मानकर कतिपय मानव भूगोल के विद्वानों ने संभावनावाद का नारा बुलंद किया। इस तथ्य के आधार पर वर्तमान मानव ने इतने उच्च स्तर पर वैज्ञानिक शोध द्वारा सफलता प्राप्त की कि सर्वत्र मानव के लिए संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। अब प्रकृति का कोई भी क्षेत्र वैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी वैज्ञानिकों की राय से कोई भी छुटा नहीं रहा। कई पशुओं व पक्षियों तथा वनस्पति के जीन में संशोधन पर वांछित क्लोन विकसित कर अपनी नई फसलें प्राप्त की। यही नहीं, ऐसे संपूर्ण प्रक्रियाओं में कंप्यूटरीकृत कर मानव ने अपने विकास में प्रकृति के समान ही नियंत्रित तंत्र का विकास भी कर दिखाया है। यही नहीं, मानव ने आधुनिक इंटरनेट प्रणाली का भी विकास कर विश्व के किसी भी भाग में जो खोज की, अपने विश्व के अन्य सुदूर भागों में हो रही ऐसी खोज को समायोजित कर विकास के गति प्रदान कर उसे बहुआयामित बनाया गया है। अतः मानव को शांति प्रकृति की भांति डींगे नहीं हाँक कर, विजय का जश्न नहीं मनाकर धैर्य पूर्वकता कार्य करते रहना चाहिए। और कई क्षेत्रों में आज भी प्रकृति के क्रियाकलाप अजय ही माने जाते हैं। तो यह होता है प्रसंभाव्यवाद, ठीक है, प्रसंभाव्यवाद, इस पर संभाव्यवाद। फिर आता है 6 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जननांकी संक्रमण सिद्धांत के अनुरूप रही है। भारत की प्रथम जनगणना 1871 ईस्वी के अनुसार देश की 20.3 करोड़ थी। तब से लेकर 1901 तक जनसंख्या वृद्धि की दर
अत्यंत मंद 0.009 से 1.1% रही, अर्थात इस अवधि में मात्र 3.3 करोड़ की वृद्धि हुई। इस धीमी गति का मुख्य कारण दुर्भिक्ष और महामारी से होने वाली उच्च मृत्यु दर। अब आता है जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक रहने के कारण 1921 ईस्वी में जनसंख्या में 1911 की अपेक्षा कमी रही। इसके बाद भारत में कुल संख्या वृद्धि निरंतर होती गई, जैसा कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर आता है मंद वृद्धि दर, जो 1901 से 1921 तक था। सेकंड नंबर आता है स्थिर वृद्धि दर, जो 1921 से 51 तक रहा। फिर आता है थर्ड नंबर तीव्र वृद्धि दर, जो आता है 1951 से 81 तक। फिर आता है घटती, फोर्थ नंबर घटती वृद्धि, जो 81 से 11 तक रहा। यानी कि प्रथम अवस्था की अवधि में जनसंख्या अत्यंत धीमी गति यानी कि 0.27 प्रतिवर्ष से बढ़ी। दूसरी अवस्था में 1921 ईस्वी से 51 तक की इस अवधि में लगभग सामान्य जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होता है। यानी इस संपूर्ण जनसंख्या में यानी कि अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य रही। यदि 1921 ईस्वी की पूर्व तुलना करें तो 1.45 प्रतिवर्ष अधिक रही, और इसी कारण 1921 ईस्वी को भारत की जनसांख्यिकी परिवर्तन के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है। और 1921 ईस्वी में देश की जनसंख्या 25.13 करोड़ थी, वहीं 51 में बढ़कर 36.10 करोड़ हो गई, और फिर 21 से 51 से 30 वर्षों की अवधि में 11 करोड़ की रही। और फिर 21 से पूर्व की अवधि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रथम अवस्था सन 1921 से 51 की अवधि द्वितीय अवस्था की 2 तक रही। फिर आता है फर्स्ट नंबर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जो 1951 से 81 तक था। 1951 के बाद भारत की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि की और प्रारंभ हुआ, इसलिए यह अवधि एक अन्य विभाजन वर्ष के रूप में मानी जाती है। 1951 से 81 के मध्य औसत 2.2 प्रतिवर्ष रही, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। और फिर आता है 1961 से 71 के मध्य 24.8 की सबसे तीव्र देखी गई, जो 1971 से 81 में जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी आई, जो 2.20 वार्षिक अवश्य दर्ज की गई। फिर आता है सेकंड नंबर घटती जनसंख्या वृद्धि, जो 1981 से 2011 तक। 1981 के बाद जनसंख्या में यद्यपि उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही, और परंतु वृद्धि में क्रमिक ह्रास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक अच्छी शुरुआत का संकेत इस दौरान 1981 से 91 में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि था वो 23.8% से घटकर 1991-2001 से 21.5% तथा वर्ष 2001 से 11 में घटकर 17.6% पर आ गई। यानी इस अवधि में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आर्थिक सुधारों के अतिरिक्त शिक्षा का प्रसार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मक रूप अपनाने के परिणामस्वरूप जनसंख्या में घटती वृद्धि की प्रवृत्ति को गति प्राप्त हुई, जो एक अत्यंत शुभ संकेत माना जा सकता है। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति के रूप में। तो ये था सारे खंड बा के प्रश्न। अब आते हैं खंड सा में। खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 4 शब्दों में देना है। अब 7वां प्रश्न दिया गया कि मानव भूगोल में नियतिवाद की संकल्पना का साधारण विवेचन दीजिए। 8 नंबर प्रश्न जी जनसंख्या स्थानांतरण क्या है, जनसंख्या स्थानांतरण के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन मानव अधिवासों के प्रकारों एवं प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन मानव के कर्मी विकास का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सेक्शन सी के हम 2 प्रश्न करके एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में, उसका फिर लिखने में और समझने में आसानी हो जाएगी। 2 चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, एक तो आपका लेखन पद्धति क्लियर होता है, दूसरा आपको समझने में और बोरियत फीलिंग ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों पढ़ने का सबसे हम मध्यम तरीका और उच्च तरीका अपनाएंगे, जो हमने आपको यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास करते हैं।
दोस्तों अगली वीडियो तक आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिए और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ और मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। अगली वीडियो आप ज़रूर इंतज़ार करिए। मस्त रहिए दोस्तों, आबाद रहिए और इसमें हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता भी देंगे जो भी आपके सक्सेस के सारे प्रश्न होंगे।